Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the back exercises of chapter number 1. So first question है हमारे पास, हाँ जी, convert the following temperature to the Celsius scale. So ये मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें भी इन बिटवीन क्वेश्चंस करे थे तब हमने डिस्कस किया था. दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो नंबर 273 एंड अगर हम केल्विन सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं तो प्लस 273 और अगर केल्विन से सेल्सियस में जा रहे हैं तो माइनस 273. और ये प्लस माइनस कैसे याद रखा था? अल्फाबेटिकली देखा जाए तो सी पहले आता है, सी के बाद के है तो प्लस, के पहले आ गया मतलब उल्टा हो गया तो माइनस. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. केल्विन से सेल्सियस में जाना है मतलब माइनस करना पड़ेगा तो 293 और माइनस क्या करना है, 273 नंबर याद रखना है. ये पार्ट है, ये इसमें से 273 माइनस कर दो, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 7 गया 2. सो हमारे पास आ गया 20 डिग्री सेल्सियस. बी पार्ट देख लेते हैं. बी पार्ट में है 470 केल्विन, माइनस करना है 273. सो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, बन गया 16. 16 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 9 एंड यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1. सो 197 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल. अब आपको सेल्सियस में दे रखा है, आपको केल्विन पे जाना है मतलब प्लस 273 होगा. सो ए पार्ट में हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे 5 से. अच्छा, थोड़ा सा इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं. सो यहाँ लिखते हैं 25. सो 5 6 7 8, ये आ गया 8 7 8 9 एंड 2, तो 298 डिग्री सेल्सियस. सॉरी, सेल्सियस में तो ऑलरेडी था, हमें केल्विन में करना था. सो केल्विन. ओके, बी पार्ट पे आ जाते हैं. बी पार्ट है 373, तो 373 में प्लस 273 कर देंगे. सो 3 + 3 इज 6, 7 + 7 इज 14. सो 3 + 3 विल बी 6 46 केल्विन. ओके जी, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले ए पार्ट है नैप्थलिन बॉल्स. नैप्थलिन बॉल्स आपने देखी होगी वॉशरूम वगैरह में, आप देखते होगे वॉश बेसिन में जो वहाँ पे सिंक होता है उसमें हम नैप्थलिन बॉल्स रख देते हैं. सो नैप्थलिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम में उसका साइज कम होते होते वो पूरी डिसअपियर हो जाती है. सो नैप्थलिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. कोई सॉलिड पीछे नहीं रहता बिकॉज नैप्थलिन बॉल्स सबलाइम एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. तो ये वो वाला सीन है जैसे क्या हमने देखा था, ड्राई आइज होती है या कैम्फर होता है, वो डायरेक्टली या तो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब सब्लिमेशन होता है, इसीलिए वहां पे यहाँ पे डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है. ओके जी, चलो बी पार्ट है. वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. सो हम अगर बहुत दूर भी बैठे, जैसे हमने हॉट सिजलिंग फूड की बात करी थी, सेम ऐसी परफ्यूम की स्मेल दूर तक आ जाती है. वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन volatile solvent and diffuse faster and can reach people sitting several meters away. तो उसके अंदर एक वॉलेट सॉल्वेंट होता है जो कि बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, इसलिए उसकी स्मेल बहुत जल्दी फैल जाती है. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में होता है, उसके बाद हमारे पास लिक्विड होता है और हमारे पास देन होता है गैस. तो मतलब सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होता है. तो अब यहाँ पे देख लो, वाटर शुगर और ऑक्सीजन में से गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, उसके बाद लिक्विड वाटर और उसके बाद शुगर सॉलिड. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. बड़ी इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. ये अभी हमने ऐसा क्वेश्चन इन बिटवीन में भी किया है जहां पे मैंने आपको बताया था 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. सिमिलरली पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. करेक्ट. सो अब देख लेते हैं यहाँ पे
सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, जो 0 और 100 के बीच में, मतलब नॉर्मल अपनी स्टेट पे लिक्विड है वाटर। देन 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में हम कह रहे हैं वो मेल्टिंग पॉइंट पे या तो पिघल गया होगा या पिघलने वाला होगा, तो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड में हो चुका होगा, तो सॉलिड और लिक्विड। सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, या तो बॉइल पूरा हो चुका होगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, तो गैस स्टेट भी हो सकती है, और लिक्विड क्योंकि पानी है उसमें, तो लिक्विड और गैस। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। ए पार्ट है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों रहता है? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कह लो, मेल्टिंग पॉइंट कह लो, एक ही बात है, क्योंकि अगर आपने उसको फ्रीजर में रखा हो तब वो 0 डिग्री पे पहुंचेगा तो वो फ्रीज हो जाएगा। अगर आपने बाहर रखा है, बाहर से टेम्परेचर अब उसका कम हो रहा है, वो 0 डिग्री पे आ जाएगा तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। सो रूम टेम्परेचर पे जब वो होता है, अब देखो चलो बैक टू बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री। तो इसके बीच में रूम टेम्परेचर यूजुअली क्या होता है? ठीक है, 28, 20 ज़्यादा गर्मी है तो 40, 41 इतना चला जाएगा रूम टेम्परेचर। सो इस 0 और 100 के बीच में है, दैट मीन्स वो अपनी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा ना, इसलिए रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। नेक्स्ट, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम। अबे भाई, एक लोहे की अलमारी सॉलिड स्टेट में क्यों रहती है रूम टेम्परेचर पे? एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन द रूम टेम्परेचर। अब एक आयरन मेल्ट होना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रूम टेम्परेचर से काफी ज्यादा है। जैसे जब आप बिल्कुल आग में डाल देते हो लोहे को तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा आगे जाके है। समझ रहे हो इस बात को? सो देयरफॉर रूम टेम्परेचर उतना नहीं है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है और मेल्ट नहीं होता। नेक्स्ट, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो वो कह रहे हैं जो बर्फ होती है अगर वो 273 केल्विन पे है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है कूल चीज़ को ठंडा करने में देन वाटर। जैसे अगर मान लो बर्फ आप पानी में डाल दो तो बड़ी जल्दी पानी को ठंडा कर देते, लेकिन ठंडे पानी से ज़्यादा ठंडी बेसिकली बर्फ होती है। तो उसका रीज़न पूछ रहे हैं क्यों। आइस एट 273 Kelvin will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome the fusion to become water. Hence, the cooling effect of ice is more than the water at same temperature because water does not absorb this extra heat from this medium. अब देखो जब वो आइस अपनी सॉलिड स्टेट में, तो वो क्या करेगी, जहां पे भी प्लेस्ड होगी वहां से वो एनर्जी ग्रैब करेगी अपने आप को मेल्ट करने के लिए, हीट को ग्रैब करे। तो वो हीट ग्रैब करिए मतलब वहां पे कूलिंग इफेक्ट छोड़ रही है। इस रीजन की वजह से आइस इज यू कैन से एट 273 डिग्री सॉरी और 273 केल्विन वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट दे रही है वाटर से, बिकॉज वाटर तो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, वो वहां से कोई भी कहीं से भी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बम, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग, वो गरम गरम पानी आपके हाथ पे गिर जाए या एकदम से, जैसे कुकर से कभी देखा होगा स्टीम एकदम से निकलती है, रोटी फुलाते हो स्टीम निकलती है, तो क्या ज्यादा सिवियर बर्न देता है? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बम्स एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन in it called latent heat, whereas the boiling water does not have this hidden। ये हम बहुत बार बात करके latent heat होती है कि उस चीज में अब उसका है टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके अंदर अभी लेटेंट हीट है जिसको हम हिडन हीट बोलते हैं। इसकी वजह से वो ज्यादा सिवियर बर्न कॉज करेगा एज कंपेयर टू दी बॉइलिंग वाटर, क्योंकि उसमें कोई हिडन हीट नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस तो जितनी हीट होती है उतनी हीट है। ऐसा नहीं है कि भाई उस पानी से आपको कुछ होगा नहीं, बात करिए कंपैरेटिवली किससे ज्यादा सीवियर होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम चेंज इन इट्स स्टेट। ओके, ये हमने ऐसे एक ट्रायंगल किया था, इजी है ये। चलो, ए पार्ट क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। कोई चीज अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, जैसे सिंपल आइस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो मेल्ट हो रहा है तो मेल्टिंग कह सकते हैं हम उसको, लिक्विफिकेशन कह सकते हैं या फ्यूजन कह सकते हैं। ठीक है। बी पार्ट, लिक्विड से गैस, कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो दैट इज वेपर हो रही है, इवापोरेट हो रही है, सो वेपराइजेशन और इवापोरेशन बोल सकते हैं उसको। देन सी पार्ट है गैस से लिक्विड में आ रहा है, कोई चीज गैस है लिक्विड में आ रही है, कंडेंस हो रहा है मतलब सो कंडेंसेशन। से सी हमारा हो गया कंडेंसेशन। नेक्स्ट डी पार्ट कहाँ गया, लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, कोई चीज लिक्विड है एंड सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम क्या, जैसे कि बर्फ जमना, तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सो डी पार्ट इज
सॉलिडिफिकेशन। अब हमारा ई पार्ट है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट, कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगी तो वो होता है सब्लिमेशन, ये हम पढ़ के आए हैं। सिमिलरली लास्ट पार्ट भी यही है, गैस से सॉलिड, कोई चीज डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो उसको भी हम सब्लिमेशन कहते हैं। ओके जी, सो ये थे हमारे क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज थे, सिंपल क्वेश्चंस थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। आई होप आपको आप चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने सारे से क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए, नोट्स डिस्कस कर लिए। Still, if there is any doubt, any query, please leave it in the comments below. And now I'll see you with the new chapter. And comments में मुझे mention करो कौन सा next chapter हमें करना चाहिए। वैसे तो साइंस का सिलेबस में चाह रही फटाफट खींचने का, बट स्टिल आप मुझे बताना कौन सा मुझे नेक्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करना चाहिए, एंड देन उसके हम यहाँ पे नोट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड